मूवी की स्टार्टिंग में हम एक मैरिज का सीन देखते हैं जहां पर तीन लोगों की शादी हो रही थी। हमारी कहानी की फीमेल लीड शाओ और उसकी स्टेप सिस्टर वांग, दोनों की ही शादी सिटी के प्रिंस के साथ हो रही थी। शाओ बहुत ज्यादा मोटी थी जिसकी वजह से सभी लोग उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट कर रहे थे और उसे बदसूरत और अगली कह रहे थे। वहीं प्रिंस शाओ के साथ शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन बैंक की वजह से उसे शाओ के साथ भी शादी करनी पड़ रही थी क्योंकि उसके फादर ने यही एक शर्त रखी थी जिसकी वजह से वो बैंक के साथ शादी कर सकता था। वहीं सभी लोग प्रिंस के लिए अफसोस कर रहे थे कि उसे एक खूबसूरत लड़की के साथ साथ एक मोटी और भद्दी लड़की के साथ भी शादी करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से सेकंड प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो शाओ को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहा था और ना ही उसे कोई मतलब था। वो बैंक को लेकर वहाँ से जाने लगता है और शाओ की तरफ तो वो देखता भी नहीं है, जिससे शाओ को काफी ज्यादा बुरा लगता है। शाओ अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसे अपनी पुरानी मेमोरी याद आती है कि कैसे उसने सेकंड प्रिंस की जान बचाई थी और उसकी काफी ज्यादा हेल्प की थी जब वो अंधा था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और उसे किसी ने पॉइजन दिया था। तब शाओ ही थी जिसने उसकी काफी ज्यादा केयर की थी और सेकंड प्रिंस ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे मैरिज करेगा और उसे अपनी वाइफ बनाएगा, जिससे उसे कोई भी बुली नहीं कर सकता है। लेकिन अब प्रिंस उसे पहचानने से भी इनकार कर रहा था, जिससे शाओ को काफी ज्यादा रोना आ रहा था कि तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसे देखकर शाओ डर जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ प्रिंस को देखते हैं जो कि अभी बैंक के साथ था और वैंग उसे अपनी मीठी बातों की चाशनी में घुमा रही थी और शाओ के खिलाफ भड़का रही थी। वो कितनी घटिया और गिरी हुई लड़की है, उसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की। शाओ हमेशा ही ऐसा करती है और मेरी सारी चीजों को छीन लेती है, क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? तो प्रिंस उसे समझाता है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, जिससे वैंग तो खुश हो जाती है कि तभी वहाँ पर वैंग की एक सर्वेंट आ जाती है और वो प्रिंस को बताती है कि शाओ अपने कमरे में एक अदर मैन के साथ है, जिससे प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वहीं हम दूसरी तरफ शाओ को देखते हैं जिसके साथ एक आदमी बहुत ही बुरी तरह से जबरदस्ती कर रहा था कि तभी प्रिंस की रॉयल गार्ड आकर वहाँ पर उस आदमी को पकड़ लेती है और शाओ को बचा लेती है। वहीं शाओ को अभी भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। वहीं प्रिंस भी वैंग के साथ शाओ के कमरे में आ जाता है और उस पर काफी गुस्सा करने लगता है। वहीं शाओ वैंग के हाथ को देखती है और कहती है कि तुम वर्जन नहीं हो, तुमने पहले ही किसी के साथ रात रंगीन कर ली, तुम सच में कितनी घटिया और शेमलेस हो, तुमने प्रिंस के साथ शादी करके उन्हें धोखा दिया है। लेकिन शाओ तो बस यही कह रही थी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने प्रिंस को कोई भी धोखा नहीं दिया है, उसने कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया है, वो प्योर है पूरी तरह से। लेकिन उसकी बात सुनने को कोई भी तैयार नहीं था, यहाँ तक कि सेकंड प्रिंस भी उसके ऊपर काफी चिल्लाता है और उसको काफी बुरा भला बोलता है और उसकी गर्दन पकड़ के कहता है कि तुम घटिया और बुरी लड़की हो और फिर वो उसे मारने लगता है। वहीं वैंग का तो काफी ज्यादा मजा आ रहा था ये सारी चीजें देखकर, क्योंकि ये सारा किया जा रहा था उसी का था। वहीं शाओ बस रोई जा रही थी क्योंकि उसे अपनी सच्चाई साबित करने के लिए उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था कि उसने कोई भी गलत काम नहीं किया है, बल्कि उसने तो सिर्फ प्रिंस के साथ ही नाइट स्पेंड की थी और किसी के साथ नहीं। वहीं प्रिंस शाओ को धोखेबाज कह रहा था। वहीं शाओ उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन प्रिंस उसे धक्का मारकर गिरा देता है, जिससे शाओ जाकर नीचे गिर जाती है और एक पिलर से टकरा जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ 21वीं सदी में वानी को देखते हैं जो कि अभी जॉगिंग कर रही थी और वो प्रोफेशन से एक डॉक्टर थी और वो इसी कहानी के बारे में ही सोच रही थी क्योंकि उसने कुछ टाइम पहले ही पॉकेट एफएम पर ये कहानी पढ़ी थी और अब वो शाओ की बॉडी में थी, जिससे वो हैरान हो जाती है और खुद से ही कहती है कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ और वो अपने फेस को टच करने लगती है कि क्या सच में ये रियल है या फिर कोई सपना। वो अभी सोच ही रही थी कि तभी प्रिंस पे गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि बदतमीज बेशरम लड़की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जल्दी ही डिवोर्स दे दूंगा। ये सुनकर तो वानी सेकंड प्रिंस की तरफ देखती है और मनी मन कहती है क्या इस कहानी में ये मेरा हस्बैंड है, ये देखने में इतना बुरा भी नहीं है, ठीक ठाक ही है, लेकिन फिर इसने मुझसे शादी क्यों करी? ये सोचकर वो कंफ्यूज हो जाती है कि तभी उसे शाओ की सारी मेमोरी याद आने लगती है, जिससे उसे सेकंड प्रिंस पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि कितना बड़ा गधा है और फिर वो उससे गुस्से से कहती है ठीक है मैं भी तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ, जल्दी से मुझे डिवोर्स दो और किस्सा खत्म करो, जिससे सेकंड प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि बदतमीज लड़की और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन बेचारे को कहाँ पता था कि अब शाओ की बॉडी में शाओ नहीं बल्कि वानी है जो कि एक का 10 देना पसंद करती है और वो उसी को धक्का मारकर गिरा देती है। उसके बाद क्या था, वान भी गुस्से से शाओ को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन फिर क्या था, वानी तो उसे भी मारकर भुड़का देती है और कहती है कि ना बच्चा ना, मुझसे होशियारी करने की चिंता ना करना, जिससे वांग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसे चिल्लाते हुए कहती है तुमने जो हमारे साथ किया उसका तो मैं बदला लेकर ही रहूंगी। और फिर क्या वो और प्रिंस वानी को घर से निकाल देते हैं, जिससे वानी की सर्वेंट उसके साथ कोल्ड हाउस आ जाती है जहाँ पर वो रोते हुए कहती है कि प्रिंसेस अब हम क्या करें, अब तो हम यहाँ पर आकर फंस गए, हमारे पास पैसे भी नहीं है, आखिरकार हम क्या खाएंगे, हम तो भूखे ही मर जाएंगे। लेकिन वानी उसे कहते है तुम टेंशन मत लो और अपनी इन प्यारी प्यारी आंखों से आंसू मत बहाओ क्योंकि जल्द ही हम रातों रात अमीर बन जाएंगे। ये बोलकर वो मुस्कुराती है और फिर क्या था, वो अपने मॉडर्न टाइम के इंटेलिजेंट दिमाग से जुगाड़ लगाती
जाती है और कहती है, अब देखना मेरा कमाल, अब मैं पहली जैसी शाव नहीं रह चुकी हूँ बल्कि स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो चुकी हूँ। वहीं उसकी सर्वेंट कहती है, लगता है राजकुमारी का भूख की वजह से दिमाग हिल गया है। वहीं वानी अपना दिमाग लगाकर 3 तरंगा करके एक वॉशिंग मशीन तैयार कर देती है जो कि बिजली से नहीं बल्कि सूरज की रोशनी से चलने वाली थी। और फिर वो अपनी सर्वेंट को बताती है कि इससे हम गंदे से गंदा कपड़ा भी 1 मिनट में धुल देंगे। और फिर क्या था, वो एक गंदा कपड़ा उठाकर वॉशिंग मशीन में डालकर वॉशिंग मशीन को ऑन कर देती है और देखते ही देखते 2 मिनट के अंदर अंदर वो कपड़ा खिलखिलाकर चमक उठता है, बिल्कुल वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह, जिससे दूध की सफेदी निरमा से आई। और फिर क्या था, वानी ऐसे ही ढेर सारी मशीनें बना देती है ताकि वो उसे बेचकर पैसे कमा सके। और फिर वो मार्केट में पहुंच जाती है और एक माइक लेकर अनाउंसमेंट करती है कि खूबसूरत और लड़कियों के लिए हमारे पास धमाकेदार ऑफर, कपड़े धोने की वजह से उनके हाथ हो जाते हैं रफ और टफ, तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उनके मुलायम खूबसूरत हाथ खूबसूरत नहीं बल्कि और भी ज्यादा खूबसूरत होंगे। और देखते ही देखते वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है। उसके बाद क्या था, एक लड़की वानी से पूछती है कि क्या ये कोई जादुई मशीन है जिसपे हाथ डालते ही खूबसूरत हो जाएंगे। तो वानी कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि ये तो एक ऐसी मशीन है जिससे गंदे से गंदा कपड़ा एक चुटकियों में साफ हो जाता है। और फिर क्या, उसकी नजर एक भिखारी पे पड़ती है जो कि काफी ज्यादा बदबू मार रहा था। और फिर क्या, उसे वानी बुलाती है और उसके कपड़े को छीनकर उस वॉशिंग मशीन में डाल देती है। और फिर सभी लोग कहते हैं कि क्या ये बदबूदार भिखारी के कपड़े धुल पाएगी ये मशीन। और सभी लोग वेट करने लगते हैं और 2 मिनट के अंदर अंदर जब कपड़ा धुलकर तैयार होता है, जिसे देखकर तो सबकी आंखें चमाचम हो जाती है क्योंकि उस भिखारी के कपड़े इतने गंदे थे जैसे लगता है कि 2 साल से धोए नहीं है। और देखते ही देखते उसके कपड़े चमक गए थे। जिसके बाद क्या था, सभी लोग अब उस मशीन को खरीदने के लिए पागल हुए जा रहे थे। और देखते ही देखते वानी के पास कई सारे लोगों की भीड़ लग जाती है और सभी लोग मशीन खरीदने लगते हैं कि तभी वहाँ से महाराज भी जा रहे होते अपने रॉयल गार्ड्स के साथ। कि तभी देखते हैं कि एक शॉप पर काफी ज्यादा भीड़ लगी है और कुछ लोग अजीब सी चीज लेकर जा रहे थे, जिससे महाराज को भी थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि आखिरकार यहाँ बिक क्या रहा है जो इतनी ज्यादा भीड़ लग रखी है। और फिर वो उनसे पूछते हैं तो वो लोग बताते हैं कि ये वॉशिंग मशीन है जिससे कपड़े दूध की तरह धुल जाते हैं। उसके बाद क्या था, वो अपने रॉयल गार्ड से कहते हैं कि हमें भी वो मशीन चाहिए ताकि हम वो क्वीन को गिफ्ट कर सके। आखिरकार बड़ी ही मुश्किल से वो भी एक मशीन खरीद लेते हैं। और फिर महारानी तो उस मशीन को देखकर हैरान हो जाती है और फिर अपने रॉयल गार्ड के कपड़े छीनकर उस मशीन में डालती है और कहती है, जरा हम भी तो देखें कि क्या ये सच में ऐसा हो सकता है। और फिर क्या था, कुछ देर बाद जब वो कपड़े मशीन से निकलते हैं सच में वो कमाल के साफ हो चुके थे। कि तभी वहाँ पर सेकंड प्रिंस आ जाता है, जिसे देखकर महाराज काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम अकेले आए हो, तुम्हारी वाइफ नहीं आई। जिससे प्रिंस का मुंह थोड़ा उतर जाता है, लेकिन वो उन्हें कोई जवाब नहीं देता और कुछ टाइम बाद वहाँ से चला जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पर वांग की चमची स्वाओ के बारे में उसे चुगली कर रही थी और बता रही थी कि वो अजीबो गरीब मोटी भद्दी लड़की पता नहीं क्या सामान बेचकर अपना पेट पाल रही है। वहीं हम शाओ को देखते हैं जहाँ पर प्रिंस उसे धमकी देने के लिए आया था, लेकिन शाओ के पास एक बड़ी सी झाड़ू थी जिसने उसे झाड़ दिया था और कहा था निकल यहाँ से। कि तभी वैंग भी अपनी सर्वेंट के साथ वहाँ पर आ जाती है, जिसके ऊपर गंदा कपड़े वाला पानी गिर जाता है जिससे बहुत ज्यादा बदबू भी आ रही थी और वो चिल्लाने लगती है। कि तभी प्रिंस उस पर धमकी देने लगता है शाओ पर, लेकिन शाओ उल्टा उसे ही धमकियां देती है क्योंकि अब उसके अंदर वानी की आत्मा थी और वो एक का 10 देने वाली पार्टी थी, इसीलिए वो उनको ही झाड़ देती है और कहती है कि दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं है, भूल गए क्या मुझे डिवोर्स की धमकी दे रहे थे और अब यहाँ पर अपनी गंदी शक्ल लेकर क्यों आए हो। जिससे प्रिंस को तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि ये लड़की उसके सर पर चढ़ के तांडव कर रही थी। वहीं वांग काफी अच्छा बनने का नाटक कर रही थी जो कि वो हमेशा से करती थी। वहीं वानी को तो ये बारे में सब कुछ पता था कि ये कितनी बड़ी कमीनी और निकम्मी औरत है जो कि हमेशा ही ड्रामा करने में ड्रामा क्वीन को भी फेल कर दे, जिससे वानी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कि तभी वहाँ पर रॉयल गार्ड आ जाते हैं जो कि महाराज और महारानी की 30वीं सालगिरह का इनविटेशन कार्ड लेकर आए थे जो कि प्रिंस के लिए था और वो उसे वहाँ पर अपनी वाइफ के साथ आना था, जिससे वांग तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। वहीं सेकंड प्रिंस जल्दी से वो इनविटेशन कार्ड ले लेता है और फिर रॉयल गार्ड्स वहाँ पर से चले जाते हैं। उसके बाद क्या था, वैंग तो काफी खुश थी क्योंकि वो उसकी वाइफ के तौर पर जाने वाली थी, लेकिन तभी वानी कहती है अच्छा तो ये इनविटेशन कार्ड रॉयल है तो इसका मतलब मुझे भी जाना पड़ेगा क्योंकि मैं भी तो तुम्हारी फर्स्ट वाइफ हूँ ना। जिससे सेकंड प्रिंस काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे साथ बिल्कुल नहीं जा सकती हो। तभी वांग आकर वानी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुमने अपनी शक्ल भी देखी है आईने में, तुम पार्टी में जाओगे भी प्रिंस के साथ, इतनी मोटी और भद्दी दिखती हो, तुम्हें प्रिंस के साथ जाने का कोई भी हक नहीं है। जिससे वानी को तो काफी गुस्सा आता है, वो उसे धक्का मार के गिरा देती है और गुस्से से अपने सर्वेंट के साथ अपने घर में आ जाती है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है जिस तरह से वांग ने उसकी इंसल्ट की थी। और वो अब डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी इस
मोटी और अजीबोगरीब बॉडी को जल्दी ठीक कर लेगी और बहुत ही ब्यूटीफुल बनकर वो भी इस पार्टी को अटेंड करेगी, जिसके लिए वानी दिन रात काफी ज्यादा मेहनत और मशक्कत करती है और हर एक चीज करती है जिससे वो जल्द से जल्द पतली हो जाए, और वो अपना खाना पीना भी छोड़ देती है और हरी पत्ते और साग पर ही खाकर जिंदा रहती है ताकि वो जल्द से जल्द पतली हो जाए और वान को मुंह तोड़ जवाब दे सके कि वो भी ऐसा कर सकती है। और देखते ही देखते 1 महीने निकल जाते हैं। वहीं हम वांग को देखते हैं जो कि अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही इतरा रही थी और उसकी चमची तो हमेशा ही उसकी भर भर कर तारीफें कर रही थी और उसे बता रही थी कि प्रिंस तो सिर्फ आपसे ही लव करते हैं और किसी से नहीं। आखिरकार आप इतनी सुंदर और प्रिटी जो है। वहीं हम दूसरी तरफ वानी को देखते हैं जो कि अब पहले की तरह मोटी और भद्दी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा पतली और काफी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। आखिरकार अब आगे क्या होगा और कैसे करेगी वानी वांग का मुंह बंद, जानेंगे जल्द ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।